सड़क पर सुबह की चहल पहल थी। तभी एक लड़का सड़क पर तेजी से दौड़ता हुआ नजर आया। वह इतना तेज दौड़ रहा था मानो किसी रेस में हिस्सा लिया हो। पीठ पर बैग टांगे वह अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी। सीने में दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो बाहर आ जाएगा। लेकिन वह रुक नहीं रहा था। वह लगातार तेजी से दौड़ रहा था। आसपास के लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे कि शायद कोई लूट हो गई है। यह क्या मामला है? लेकिन तभी उसके कदम रुकने शुरू हुए और फिर पूरी तरह रुक गए। वह हाँफते हुए जाती हुई बस को देखने लगा। उसकी बस छूट गई थी। उसकी सांस इतनी फूली हुई थी कि मानो अभी उसका दम घुट जाएगा। वह फुटपाथ के किनारे पर बैठ गया और धुंधली होती हुई बस को देखने लगा। आज उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत दांव पर लगी थी। उसके कॉलेज में कई देशों के बड़े बड़े प्रोफेसर आ रहे थे, जिनका लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए था जिन्हें पूरे कॉलेज में से सिलेक्ट किया गया था। ये 20 स्टूडेंट वह थे जिनमें से 5 का सिलेक्शन होकर उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाना था, और पढ़ाई के बाद उनकी नौकरी भी विदेश में ही लगने वाली थी। पर एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका था उन 5 स्टूडेंट्स के लिए जिनका उन 20 लड़कों में सिलेक्शन होना था। उन्हीं में से एक आर्यन भी था। लेकिन अब आर्यन क्या कर सकता था? उसकी बस तो छूट गई थी। उसने भरपूर कोशिश की थी। दरअसल उसकी माँ बीमार थी। वह उन्हें ऐसे ही तो छोड़कर नहीं आ सकता था। बस दवा देनी थी। इसी चक्कर में 5-7 मिनट ऊपर हो गए और बस अपने राइट टाइम पर आई थी और राइट टाइम पर ही चली गई। लेकिन अब आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे यह बस उसका नसीब छीन कर ले गई हो। अब कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। वह फुटपाथ पर बैठे बैठे आंखों से आंसू बहाते हुए यही सोच रहा था। उसके कपड़े से पसीना टपक रहा था। सांस अभी भी तेज थी। तभी मोबाइल पर आए मैसेज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने मैसेज खोलकर देखा, जिसमें लिखा था कि किसी कारण से ये लेक्चर पोस्टपोन कर दिया गया है। ये लेक्चर शाम को 4 बजे कॉलेज की ऑडिटोरियम में होगा। सभी स्टूडेंट्स टाइम से पहुंच जाएं। आर्यन को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। वह बार बार मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करके देखने लगा कि कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही। लेकिन ये सच था। किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया था। उसकी खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। उसने अब देर नहीं की और शाम को वह 1 घंटे पहले ही कॉलेज पहुंच चुका था। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और बड़ी ध्यान से लेक्चर सुनने लगा। दूर दूर से प्रोफेसर आए हुए थे। लेक्चर पूरा हुआ और आर्यन अपने घर लौट आया। उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। वह अपनी माँ को देखकर यही सोच रहा था, काश उसके पास इतने पैसे होते तो वह अपनी माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता। रात भर आर्यन को उत्सुकता के मारे नींद नहीं आ सकी कि कल सुबह का रिजल्ट क्या होगा। अगले दिन कॉलेज की दीवार पर लिस्ट लगी हुई थी, उन 5 नामों की जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जिनके नसीब चमक चुके थे, जिनकी पढ़ाई विदेश में होनी थी और फिर नौकरी भी विदेश में ही लगती। आर्यन दूर से खड़े उस लिस्ट को देख रहा था। वह इतनी दूरी पर था कि लिस्ट में लिखे नाम उसे नज़र नहीं आ रहे थे। आर्यन को क्योंकि घबराहट हो रही थी, वह मन ही मन सोच रहा था, क्या इन 5 में मैं भी हूँ? उसे सच्चाई का सामना करने में बड़ी घबराहट हो रही थी। फिर वह लिस्ट के पास गया। कांपते हुए हाथों से उसने पहले नंबर पर नाम देखा, फिर दूसरा, तीसरा। वह 5वें नाम पर आया। उसका नाम इन 5 में कहीं नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर से वार किया हो। उसकी आंखें बोझल हो गईं और आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे। उसने खुद को संभाला और किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह बोझल कदमों से वह कैंटीन की तरफ गया और चुपचाप जाकर वहां बैठ गया। उसके सारे सपने बिखर गए थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो कुछ भी नहीं बचा। कैंटीन के कोने में वह अकेला बैठा अपने आंसुओं को रोकने की असंभव कोशिश कर रहा था। उसे बैठे बैठे बचपन से लेकर अब तक की अपनी सारी मेहनत, अपनी माँ का त्याग, अपने घर के हालात को बदलने की उम्मीदें, सभी कुछ याद आ रहा था। आर्यन सोच रहा था कि अब वह घर जाकर अपनी माँ से क्या बताएगा। उसकी माँ ने तो आज सुबह बड़ी उम्मीद से उसे आशीर्वाद दिया था कि बेटा जाओ, तुम सफल होकर ही लौटोगे। लेकिन नाकामी उसके हाथ लगी थी। वह अपनी माँ को किन शब्दों में बताएगा कि थोड़ी देर बाद वह थके कदमों से अपने घर लौटा।
उसका उदास चेहरा और उसकी खामोशी देखकर उसकी माँ तुरंत समझ गई। वह उसके लिए पानी लेकर आई और उसके बराबर में बैठ गई और कहा, लिस्ट में नाम नहीं था, है ना? यही बात है ना? इतना सुनना था कि आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले और वह अपनी माँ से लिपटकर बच्चों की तरह से रोने लगा। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए उसे हौसला दिया। कहा कि बेटा, मुझे आज भी तुम पर बहुत गर्व है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इंसान कभी कभी मायूस हो जाता है, लेकिन शायद ऊपर वाला तुम्हें कुछ और बहुत अच्छा देना चाहता है। आर्यन को अपनी माँ की बात समझ में आ गई थी। उसने सोचा, आज नहीं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूँगा। कुछ समय बाद उसको डिग्री तो मिली, लेकिन नौकरी नहीं। आर्यन ने कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाए, लेकिन आखिर में थक हार कर उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके घर के हालात बिगड़ रहे थे। पहले तो उसकी माँ ने सिलाई कर कर के उसे पढ़ाया। दोनों माँ बेटे ने कभी एक समय रोटी खाई तो दूसरे समय भूखे रहे। उसकी माँ ने अपने बेटे को कुछ बनाने के लिए हर तरीके से त्याग किया था। आर्यन के स्कूल के बच्चे जब ब्रेक टाइम में लंच और चिप्स खाते थे तो आर्यन उन्हें सिर्फ देखा करता था। उसके अपने पास खाने के लिए न लंच होता था, ना ही पैसे होते थे, लेकिन हाँ, वह उन सभी बच्चों में सबसे आगे था। पढ़ाई में उसके जैसा कोई होशियार नहीं था, जिसमें उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन आज आर्यन को यह सब चीज़ बेईमानी लगने लगी थी। इतना ईमानदारी से पढ़ने और इतने होशियार और अच्छे नंबरों से पास होने के बाद भी उसे क्या मिला था? कुछ भी नहीं। इसीलिए उसने फ़ैसला किया, एक ऐसा फ़ैसला जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सालों से की गई पढ़ाई और मेहनत से हासिल किए गए अच्छे नंबर वाली डिग्रियां, उन सबको उसने एक बक्से में डालकर ताला लगा दिया, जैसे वह उन्हें दफन कर देना चाहता हो या वह भुला देना चाहता हो कि कभी उसने इतना मन लगाकर पढ़ाई की थी ज़िंदगी में कुछ बन जाने के लिए। अब उसने फैसला किया कि वह एक डिलीवरी बॉय की नौकरी करेगा और फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उसकी नौकरी लग गई। अब उसने एक बाइक ली और फिर वह गलियों की खाक छानता फिरता, कभी किसी के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाता और मुस्कुराकर कहता, सर आपका ऑर्डर। कभी स्कूल के पास से गुजरता तो चंद लम्हे खड़ा उस कॉलेज को ताकता रहता जहाँ पर कभी आर्यन भी हुआ करता था, और सोचता कि यहाँ पर भी न जाने मेरे जैसे कितने आर्यन होंगे। वह अपनी पिछली ज़िंदगी को याद कर कर के खुद को दुख नहीं देना चाहता था। अब जो भी था वह उसमें संतुष्ट था। उसको इतना पैसा मिल जाता था कि आराम से वह अपनी माँ का इलाज करवा पा रहा था और घर के खर्च भी आराम से चल रहे थे। हाँ, बहुत आलीशान ज़िंदगी नहीं थी। 20,000 की सैलरी में उनकी ज़िंदगी आसान ज़रूर हो गई थी। रोज़ की तरह आज भी वह एक आलीशान कॉलोनी में एक ऑर्डर लेकर पहुंचा था। दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने उसे कोई नज़र नहीं आया। आर्यन ने फिर से दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन कोई नहीं आया। उसने कुछ देर वहीं खड़े रहकर इंतज़ार करने की सोची, लेकिन घर में फैली खामोशी में तभी आर्यन की नज़र उस घर के अंदर गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा नज़ारा जो किसी भी इंसान को हिला सकता था। अब सवाल ये था कि वो चुपचाप वापस चला जाए या कुछ ऐसा करे। आखिर आर्यन ने ऐसा क्या देख लिया था, और फिर उसने जो किया जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी एक डिलीवरी की नहीं है। ये कहानी है एक फ़ैसले की, एक ऐसे मोड़ की जहाँ इंसानियत इम्तहान से गुज़रती है। उस दिन जो भी कुछ और आर्यन ने उस फ्लैट में देखा और जो भी कुछ उसने किया, उसने आर्यन की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। शहर की सबसे महंगी सोसाइटी, जिसकी ऊंची इमारतें सीधे आसमान से बातें करती थी, उन्हीं में से एक बिल्डिंग की एक फ्लैट की बालकनी में बैठी थी रागिनी। एक ऐसा नाम जिसे उसकी कंपनी में लोग स्टार परफॉर्मर कहते थे। महंगे कपड़े, गाड़ी, आलीशान अपार्टमेंट, सब कुछ था उसके पास, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और बाल बिखरे हुए थे। तभी उसे किसी के दरवाजे पर आने की आहट महसूस हुई। वह धीरे धीरे उठी। सामने सादे से कपड़ों में 25 साल का लड़का खड़ा था, आर्यन, डिलीवरी बॉय। उसको देखकर रागिनी के चेहरे पर ना कोई भाव था, ना ही कोई शब्द। उसने बिना कुछ बोले आर्यन के हाथ से कोरियर लिया और मुड़ी, लेकिन तभी आर्यन ने उसे एक गिलास पानी मांगा। रागिनी जैसे बेमन से मुड़कर अंदर गई। उसने बिना रुके, बिना कुछ पूछे सिर्फ एक गिलास उठाया
और फिल्टर से पानी भरने लगी। तभी डिलीवरी बॉय की नज़र पड़ी उस कमरे के कोने में सफ़ेद रंग के पर्दों के पीछे से झांकती हुई एक रस्सी जो पंखे से लटक रही थी। उस रस्सी को देखकर आर्यन को समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि इस घर में भले ही महंगी लाइटें जल रही हैं, लेकिन किसी का मन पूरी तरह अंधेरे में है। उसके रोंगटे तो खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला जैसे कुछ ना हुआ हो। और जैसे ही रागिनी पानी लेकर वापस आई, उसने गिलास लेते हुए धीमे से कहा, मैडम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। रागिनी ने जैसे झुंझलाकर उसकी तरफ देखा और बेजारी से बोली, तुम लोगों की यही परेशानी होती है कि तुम अपनी औकात में नहीं रहते। पानी मांगा था ना, बात करने कहा किसने दिया? आर्यन डिलीवरी बॉय थोड़ा सकपका सा गया, लेकिन घबराया नहीं। फिर से शांत अंदाज में बोला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मैडम, बस एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। रागिनी जैसे बहुत झल्लाई हुई थी, फिर भी वह खामोश खड़ी रही। आर्यन ने उसकी खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बात शुरू की। मैंने आपके कमरे में देखा है मैडम, पंखे से बंधी रस्सी को। क्या आप सच में वही करने जा रही थी जो मैं सोच रहा हूँ? रागिनी ने एक झटके से आर्यन की तरफ फटी आंखों से देखा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन उसकी खामोशी न टूटी। फिर एकदम से रागिनी की आंखें आंसुओं से भीग गईं। भराई हुई आवाज़ में उसने बहुत धीमे से कहा, हाँ, मैं अब और नहीं लड़ सकती। सब खत्म हो चुका है। और वो फूट पड़ी, जैसे कई महीनों से अपने अंदर जमी बर्फ़ अब अचानक पिघल गई हो। आर्यन डिलीवरी बॉय ने गिलास नीचे रखा और बोला, मैडम, एक बात कहूँ, आपके चेहरे से नहीं लगता कि आप हार मानने वालों में से हो। जिस घर में मैं खड़ा हूँ, उस घर की दीवारें बता रही हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। आर्यन ने रागिनी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसके दिल में जो तूफान था, वह उसको बाहर निकाल देना चाहती थी। इसीलिए उसने आर्यन से बताना शुरू किया। रागिनी एक गांव की बेटी थी। उसके पिता महेंद्र प्रताप गांव के सबसे इज्जतदार और साफ छवि वाले इंसान थे। महेंद्र प्रताप गांव के प्रधान रह चुके थे, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद से बेटी की जिम्मेदारी के कारण उन्होंने यह सब त्याग दिया था। हजारों लोगों की मदद की, लेकिन उनका बड़ा सपना बस एक ही इंसान था, उनकी अपनी बेटी रागिनी। उनकी पत्नी की मौत रागिनी के पैदा होने के 1 महीने बाद ही हो गई थी, और उसी दिन से महेंद्र प्रताप ने ठान लिया था कि अब उनकी दुनिया सिर्फ यही बच्ची है। वे खुद अपनी बच्ची की चोटी बनाते, रोटियां बेलते, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते। कुछ गांव वाले तो उन्हें ताने मारते, महेंद्र प्रताप अब औरतों वाले काम करता है, पर वो मुस्कुराकर कहते, जिस दिन मेरी बिटिया किसी ऊंचे पद पर बैठेगी ना, उस दिन यही गांव मुझे सलाम करेगा। रागिनी भी अपने पिता की उम्मीद पर खरी उतरी। हर क्लास में टॉप किया। जब उसने 12वीं के बाद पूरे प्रदेश में टॉप किया, तो महेंद्र प्रताप ने खुद ही शहर जाकर कॉलेज और हॉस्टल देखा और कविता का एडमिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में करा दिया। रागिनी जैसे जैसे शहर की दुनिया में कदम रखती गई, उसके सपनों को और भी उड़ान मिलने लगी। बीट पार्टी, इंस्टाग्राम की स्टोरीज, लेकिन हर महीने की 5 तारीख को एक चीज़ हमेशा होती, पिता के खाते में 15,000 रुपये ट्रांसफ़र। वो कभी कम नहीं होता था, और महेंद्र प्रताप हर महीने वो पैसे निकालते नहीं थे, बस उन्हें देखकर आंखों को ठंडक देते थे। वो कहा करते थे, मेरी बेटी अपने दम पर कमाती है, इससे बड़ी पूंजी क्या होगी। धीरे धीरे रागिनी ने एमटेक में एडमिशन भी ले लिया, और जब उसकी सैलरी 2 लाख तक पहुंची, तो उसने खुद का एक फ्लैट ख़रीदा। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूँ। उधर गांव में महेंद्र प्रताप अब बूढ़े हो चले थे, बीमारियां दस्तक दे रही थी, ऊपर से अकेलापन। तो उन्होंने रागिनी को फ़ोन किया, बिटिया, अब तू आ जा, नौकरी भी कर ली, पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब तेरे लिए एक अच्छा लड़का देख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ बस अब तेरा घर बसा दूँ। पर रागिनी, जो अब शहर की चमक से चकाचौंध हो चुकी थी, उसने टाल दिया। फिर धीरे धीरे आवाज़ ऊंची होने लगी, और एक दिन एक कॉल पर ये शब्द उसने अपने पिता से कहे कि न जाने आपको क्यों शादी की लगी रहती है, जब मुझे शादी करनी होगी कर लूँगी, आप मेरी चिंता ना करें। यह शब्द सुनने थे कि महेंद्र प्रताप बेटी से बस इतना ही कह पाए, ठीक है बिटिया, तो फिर अब तू अपने रास्ते और मैं अपने। पर याद रखना, ये बाप बेटी का रिश्ता अगर कभी टूटा तो दोबारा जोड़ना आसान नहीं होगा। उसके बाद 2 साल तक दोनों बाप बेटी ने ना कोई बात की,
न कभी एक दूसरे की खबर ही ली। रागिनी अब पूरी तरह अकेली थी, पर बाहर से देखो तो ज़िंदगी बहुत शानदार लगती थी। लेकिन समय कभी किसी का नहीं होता। शहर की सबसे ऊंची इमारत में रागिनी का वो फ्लैट अब भी वैसा ही था, पर उसके अंदर रहने वाली रागिनी अब वैसी नहीं रही थी। कभी जो आंखें सपनों से भरी रहती थी, अब उनमें सिर्फ थकावट और चिंता की लकीरें थीं। रागिनी की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी ज़िंदगी में मगन थी। अचानक एक खबर ने उसके होश उड़ाकर रख दिए थे। उसके मोबाइल पर उसकी कंपनी से एक ईमेल भेजा गया था। उस ईमेल को पढ़ के रागिनी को कुछ सेकंड तो यकीन ही नहीं हुआ। जिस लड़की ने उस कंपनी को अपनी ज़बानी के सबसे सुनहरे साल दिए थे, जिसके नाम पर हर साल का परफॉर्मेंस अवार्ड था, वो अब एक झटके में नौकरी से बाहर कर दी गई थी। रागिनी का घेराव शुरू हो गया था। रागिनी का अकेलेपन से संघर्ष। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, वही महंगी कार, वही बालकनी, वही गार्डन व्यू, पर अब हर चीज़ बोझ बन गई थी, क्योंकि फ्लैट लोन पर था, कार लोन पर थी, फर्नीचर भी ईएमआई पर था, और हर महीने लाखों की किस्तें रागिनी की नींद छीनने लगी थी। दोस्तों से मदद मांगी, पर जवाब मिला, तुझे तो 2 लाख की सैलरी मिलती है, तू तो संभाल लेगी, हमें खुद की ही तंगी रहती है। वो जिन लोगों के लिए पार्टियों में पैसे लुटाया करती थी, वही अब उसका फ़ोन तक नहीं उठाते थे। समय गुजरता गया। दूसरी कंपनियों में भी इंटरव्यू दिए, पर दिमाग इतना टेंशन में था कि किसी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे पाती। घंटों लैपटॉप के आगे बैठकर रोती रहती। कभी दरवाजे की घंटी पर डर जाती कि कहीं बैंक वाले तो नहीं आए। परेशानी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि कई बार वो आधी रात को उठकर छत पर चली जाती। लेकिन एक दिन सबसे तंग आकर उसने एक भयानक फैसला किया। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। पर जाने क्यों उस रस्सी को बांधने के बाद वो सीधा किचन में चली गई। उसने सोचा, कम से कम जाने से पहले अच्छा सा कुछ खा तो लूँ। लेकिन किचन में तो खाली गैस स्टोव, खाली फ्रिज और पुराने बर्तन पड़े थे। वो वापस सोफे पर बैठ गई। उसने सोचा कि आखिरी बार अपने पिता की आवाज़ तो सुन ही ले। उसने मोबाइल उठाया भी, लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। किस मुंह से बाबा से बात करूंगी। मोबाइल उसने वापस सोफे पर रख दिया। फिर उसने अपने लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इसी बीच बचपन से अब तक की कुछ यादें, कुछ पछतावे उसके दिमाग में घूमने लगे, और तभी किसी की आवाज़ उसे सुनाई दी। शायद उसके दरवाजे पर कोई आया था। वो उठी, दरवाजे पर पहुंची। सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था, और उसे एक छोटे से इंसान ने, जिसके पास न बड़ी डिग्री थी न बड़ी नौकरी, सिर्फ एक दिल था। उसने रागिनी की ज़िंदगी की सबसे लंबी रात को रोक लिया। रागिनी अपना सारा किस्सा बयान करके खामोशी से आंसू बहा रही थी। आर्यन ने उसकी बात सुनने के बाद बहुत नरमी से कहा, मैडम, मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या एक बात पूछ सकता हूँ? रागिनी अब चुपचाप एक कोने में बैठी थी, आंखों से आंसू बहाते जा रही थी। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। आपने अपने पापा से आखिरी बार क्या मांगा था? उसने पूछा। रागिनी थोड़ी देर चुप रही, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने बताया कि आखिरी बार मैंने अपने पिता से साइकिल की ज़िद की थी, पर मेरे बाबा मुझे साइकिल नहीं दिलाना चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। पर मेरे बार बार ज़िद करने पर उन्हें मेरी बात माननी पड़ी। पर उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा था, सड़क पर सीधे चलाना, गड्ढे में मत गिरना, चोट मत लगाना। आर्यन मुस्कुराकर बोला, तो फिर सोचिए, जो बाप अपनी बेटी को साइकिल दिलाकर उसके गिरने से डरता था, वो अगर जान गया कि उसकी वही बेटी आज खुद को ख़त्म कर रही थी, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? रागिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आर्यन आगे बोला, मैडम, मैं अमीर नहीं हूँ, ना आपके जैसे फ्लैट में रहता हूँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, और मैं जो भी कमाता हूँ उसी से उसका इलाज करवाता हूँ। मैं भी ज़िंदगी में कई बार गिरा हूँ, और फिर गिरकर खुद ही उठा हूँ। मैं भी कई बार थकता हूँ, हार जाता हूँ, लेकिन हर बार जब माँ की आंखों में थोड़ा सुकून देखता हूँ, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं गई। आपके पास तो सब कुछ है, एक पिता है जिनके पास ज़मीनें हैं, पैसा है, लेकिन आप तो उनसे 2 शब्द भी नहीं कह पा रही। आप बस उनको बस एक बार फ़ोन कर लीजिए। रागिनी ने मोबाइल हाथ में उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, और कॉन्टैक्ट में वो नाम देखा जो 2 साल से अनदेखा पड़ा था। बाबा। कॉल लगाया। घंटी बजी। हेलो रागिनी, उधर से आवाज़ आई।
उस आवाज़ ने रागिनी को हिलाकर रख दिया और वो बस फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पापा, उधर से भी आवाज़ भर्रा चुकी थी। बेटी, तू ठीक है ना? क्या हुआ बेटा, बोल ना। पापा, मैं हार चुकी हूँ। सोच रही थी सब ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो फपक कर रो रही थी। बस तू घबरा नहीं मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ अभी, चाहे 4 घंटे लगें चाहे 8। और हाँ, तुझे तेरे बाबा की कसम, तू घर पर ही मिलनी चाहिए। रागिनी फ़ोन पकड़े ज़मीन पर बैठ गई, जैसे सारे बोझ उसी पल उतर गए हों। आर्यन डिलीवरी बॉय वहीं पास बैठा था। उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया, जो लगातार बज रहा था, और रागिनी के पास चुपचाप बैठा रहा। कुछ घंटे बीते। वीरेंद्र प्रताप वहां पहुंच चुके थे। वह तेजी से चलते हुए अपनी बेटी के पास आए और फिर रागिनी को देखते ही उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, तू अगर कुछ कर लेती तो मैं जिंदा नहीं बचता। दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे और फिर रागिनी ने धीरे से कहा, पापा, मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं फिर से आपकी वही रागिनी बनना चाहती हूँ। सुबह का उजाला फैल चुका था। रागिनी के चेहरे पर पहली बार रात की नींद के बाद एक सुकून दिख रहा था। उसने अपने पिता का हाथ थाम रखा था और वो दोनों अब इस शहर से दूर जा रहे थे, उस गांव की तरफ जहाँ से कभी रागिनी ने उड़ान भरी थी। अपार्टमेंट में रखे सामान को बंद कर दिया गया और वही फ्लैट जो कभी उसके सपनों की मंजिल था, अब किराए पर दे दिया गया। रागिनी अपने बाबा के साथ गांव लौट आई थी। गांव आने के 1 महीने बाद विजेंद्र जी ने पूछा, बिटिया, अब आगे क्या सोच रखा है? रागिनी मुस्कुराई, जो आप कहें पापा, अब कोई फैसला आपकी मर्जी के बिना नहीं होगा। वह थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तो फिर सुन, मैं चाहता हूँ तू अब अपने लिए लड़का पसंद कर ले। रागिनी ने आंखें नीचे कर लीं और धीरे से कहा, जिसे आप कहें पापा, मैं मानूंगी। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। मैं चाहता हूँ तू उसी लड़के से शादी कर जो उस दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनकर आया था, वो डिलीवरी बॉय। रागिनी ने चौंक कर देखा। पापा? हाँ, जो इंसान बिना जान पहचान के तुझे जिंदगी की ओर खींच लाया, जो खुद मुश्किलों में जी रहा था लेकिन तुझे 4 घंटे तक छोड़कर नहीं गया। उसे अगर मेरा दामाद बनाना पागलपन है तो मुझे इस पागलपन पर गर्व है। रागिनी की आंखें भर आईं। अगले ही दिन वह दोनों, बेटी और पिता, शहर गए और सीधा उस फूड एजेंसी में गए जहाँ पर आर्यन काम करता था। वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि कृपया हमें इस लड़के का नाम और एड्रेस बताइए जिसने 5 दिन पहले ऐश्वर्या अपार्टमेंट में डिलीवरी की थी। आर्यन का पता लिया और दोनों पहुँचे एक तंग सी बस्ती में जहाँ झोपड़ियों की कतार थी। धूल भरी गली। वह एक झोपड़ी के सामने जाकर रुकी जहाँ गरीबी की सच्चाई साफ दिखती थी। एक छोटे से घर में बिस्तर पर लेटी एक बुजुर्ग महिला थी जिनके आंखों में बीमारी और शरीर में कमजोरी थी। वो रागिनी और उसके पिता को देखकर चौंक गई। बेटा, कौन हो तुम? विजेंद्र जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। माँ जी, हम आपके बेटे के कारण से जिंदा हैं और आज उसी बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। बुजुर्ग महिला के हाथ कांपने लगे। नहीं साहब, हम गरीब हैं, हमसे मजाक मत कीजिए। नहीं माँ जी, ये मजाक नहीं है, ये एक पिता का शुक्रिया है उस बेटे के लिए जिसने मेरी दुनिया मुझे लौटाई। फिर उन्होंने सारी कहानी बताई और तभी आर्यन घर लौटा। आर्यन ने कहा, अंकल जी आप यहाँ? रागिनी ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का वो सफ़र बनना चाहोगे जिसे मैं अब कभी नहीं खोना चाहती? आर्यन की आंखें भर आईं और वो धीरेन्द्र जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, ये मेरी खुशनसीबी है। कुछ हफ्तों में गांव में सादगी से शादी हुई। रागिनी के पिता ने आर्यन को बेटी के दहेज से अलग एक घर और कुछ खेती बाड़ी के लिए ज़मीन दी थी। साथ ही उससे कहा कि वह अगर कोई अच्छी नौकरी करना चाहे तो वह पैसा भरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आर्यन को अपनी काबिलियत पर भरोसा था और वह कोई भी चीज़ बेईमानी से नहीं हासिल करना चाहता था। इसीलिए आर्यन और उसकी माँ गांव जाकर रागिनी के साथ रहने लगे। विजेंद्र प्रताप ने खेती बाड़ी का सारा हिसाब किताब उसके हाथ में सौंप दिया था। आर्यन अब गांव में अपने ससुर के खेत देखता। कुछ ही दिनों में वह गांव का प्रधान बन गया। अपने ससुर द्वारा दी गई ज़मीनों से कमाई की उसने रागिनी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा स्कूल खोला जिस गांव के सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकें। एक बहुत अच्छे और महंगे हॉस्पिटल में आर्यन ने अपनी माँ का इलाज करवाया जिससे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अगर उस दिन आर्यन की बस ना निकली होती और लिस्ट में उसका नाम आ गया होता तो वह अपनी माँ से बहुत दूर विदेश चला गया होता और उसकी माँ तन्हा रह जाती। लेकिन संघर्ष के बाद ही सही उसकी मेहनत रंग लाई। उसका डिलीवरी बॉय बनना ही उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया। टूटे हुए सपने फिर से जुड़ सकते हैं, बस कोई चाहिए जो हमें थाम ले। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।